नमस्कार और एक बेहद ऊर्जावान स्वागत है इस विशेष गहन विश्लेषण में। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए। बिल्कुल सही कहा और सभी सुनने वालों का इस चर्चा में स्वागत है। हाँ, तो सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि आज हम 24 फरवरी 2026 पार्ट 1 के डेली यूपीएससी करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही है कि उम्मीदवारों को कम से कम समय में सबसे सटीक जानकारी मिले। हाँ, और वो भी पूरे एनालिटिकल डेप्थ के साथ। देखिए, जब तक तथ्यों के पीछे की कहानी नहीं समझते तब तक बात बनती नहीं है। सही बात है। और एक जरूरी बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी, आज के इस विश्लेषण में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आएंगे जो हम पहले कवर कर चुके हैं, जिन्हें एक रिवीजन के रूप में देखा जाना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही तथ्य लंबे समय तक दिमाग में बैठते हैं। यूपीएससी में बिना रिवीजन के सफलता हासिल करना लगभग असंभव ही है। बिल्कुल, रिवीजन ही सबसे बड़ी कुंजी है इस परीक्षा की। तो इस सफर को बिना रुकावट जारी रखने के लिए सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि वो इस सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे उनकी तैयारी एकदम सीमलेस चलती रहे। हाँ, तो आज के एजेंडा पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। आज हमारे पास पर्यावरण, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम स्रोत हैं। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पर्यावरण से शुरू करते हैं। पर्यावरण का मुद्दा हमेशा से ही यूपीएससी का फेवरेट रहा है। सही कहा। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यूपी सरकार को एक सख्त निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि सुहाव को सरकारी रिकॉर्ड्स में नाले या ड्रेन की जगह वापस नदी का दर्जा दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक ड्रेन को वापस रिवर डिक्लेयर करना। बिल्कुल, और ये सुहाव असल में राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। स्रोत बताते हैं कि ये घाघरा की बाईं ओर यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से इरावती के नाम से भी पुकारा जाता था। हाँ, इरावती। इसका उद्गम नेपाल के महाभारत रेंज में लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई से होता है और फिर ये ईस्टर्न यूपी में प्रवेश करती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एनजीटी का ढांचा कैसे काम करता है। देखिए, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इनके पास एक सख्त नियम है। वो 6 महीने वाला नियम। हाँ, किसी भी केस को फाइल होने के 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य होता है ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को तुरंत रोका जा सके। और इसकी बैठकें कहाँ-कहाँ होती हैं? मुख्य बैठक स्थान तो न्यू दिल्ली है, लेकिन पूरे देश में इसकी पहुंच के लिए भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी बैठकें होती हैं। और इसके सदस्यों के बारे में भी काफी खास नियम है ना? बिल्कुल, इसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, और जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं उनके लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव होना जरूरी है। 15 साल यानी कानूनी और तकनीकी अनुभव का बेहतरीन मिश्रण। खैर, एनजीटी से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत चलते हैं। केरला के कोले वेटलैंड्स की बात करते हैं। हाँ, कोले वेटलैंड्स ये त्रिशूर और मलापुरम जिलों में फैले हुए हैं। हाँ, और यहाँ एक नई खोज हुई है। यहाँ पिग्मी ग्रासहॉपर्स की 12 अलग-अलग प्रजातियां मिली हैं। देखिए, इस वेटलैंड को 2002 में ही रामसार साइट का दर्जा मिल चुका था। और कोले शब्द का मतलब जानती हैं? मलयालम में इसका अर्थ होता है बम्पर क्रॉप। बम्पर क्रॉप यानी भारी पैदावार। हाँ, यहाँ पिछले 300 सालों से धान की खेती हो रही है। ये भौगोलिक रूप से एक लो लाइंग एरिया है जहां समुद्र का जल आसानी से अंदर आ जाता है, जिसे सॉल्ट वाटर इंग्रेशन कहते हैं। सही। और मॉनसून में जब ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता है तो किसान पानी बाहर निकालकर बंड्स बनाकर खेती करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में इसका बहुत बड़ा महत्व है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी पक्षियों का हवाई राजमार्ग। बिल्कुल। चिल्का लेक और अमीपुर टैंक के बाद यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा पक्षी आवास स्थान है। और इसी आवाज में वो पिग्मी ग्रासहॉपर्स मिले हैं। इनकी विशेषताएं काफी अनोखी हैं। ये सिर्फ 15 मिलीमीटर के होते हैं और इनके आगे के पंख या तो बहुत छोटे होते हैं या बिल्कुल गायब हो चुके होते हैं। एक और चीज, आम ग्रासहॉपर जमीन के बड़े गड्ढों में अंडे देता है, पर ये पिग्मी ग्रासहॉपर्स मिट्टी के छोटे अलग अलग गड्ढों में एक एक करके अंडे देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आवाज नहीं कर पाते। इनमें सुनने और आवाज निकालने के अंग ही नहीं होते। बिना आवाज के आपस में संपर्क करना सच में एक अध्ययन का विषय है। पर्यावरण के इसी क्रम में
चेन्नई की अमूर लेक की भी बात कर लेते हैं, यहाँ एक अकेली बत्तख दिखी है। जिसे फेरोजिनस पोचार्ड कहा जाता है। हाँ, वैज्ञानिक नाम आइथिया नाइरोका। ये IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आती है। देखिए, इनका आवाज आमतौर पर उथला मीठा जल यानी शैलो फ्रेश वाटर होता है। ये मुख्य रूप से जल पौधे और कीड़े खाती हैं। और इनका अकेले नए इलाके में मिलना एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब चलते हैं झारखंड के छोटा नागपुर पठार की तरफ, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। बिल्कुल, पर पहले वहां की नई पहल की बात करते हैं। वहां वनजीवी दीदी शुरू किया गया है, जिसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को टाइगर रिजर्व का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कंजर्वेशन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करने का सबसे बेहतर तरीका है। स्थानीय समुदाय का जोड़ना जरूरी है। पलामू का अपना एक गौरवशाली इतिहास भी है। दुनिया की पहली पगमार्क टाइगर सेंसस यही हुई थी ना? हाँ, 1932 में J.W. निकलसन द्वारा ये बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। और भौगोलिक रूप से देखें तो यहाँ 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, नॉर्थ कोयल, औरंगा और बुरा, जिसमें से बोहरा एकमात्र बारहमासी यानी पेरेनियल नदी है। सही कहा, क्योंकि ये पूरा इलाका ड्रॉट प्रोन है। इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट और कोल जैसे खनिज मिलते हैं और जीव जंतुओं में स्लॉथ बेयर और 4 सींग वाला हिरण, जिसे 4 हॉर्न्ड एंटेलोप कहते हैं, वो पाए जाते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब हम भूगोल और आर्थिक विकास की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित वान आइलैंड की चर्चा करते हैं। वान आइलैंड की कहानी मानव प्रयासों का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, एक समय पर कोरल माइनिंग और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये द्वीप लगभग 92% तक डूब गया था। 20 हेक्टेयर से घटकर महज 1.53 हेक्टेयर रह गया था। लेकिन फिर तकनीक का इस्तेमाल हुआ। साइंटिस्ट ने 10,600 आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स लगाए, जिससे द्वीप का आकार वापस बढ़कर 2.3 हेक्टेयर हो गया। और इसका आर्थिक और पारिस्थितिकी मूल्यांकन देखिए। इस प्रोजेक्ट से 61.67 करोड़ रुपए का सामाजिक पारिस्थितिकी यानी सोशो इकोलॉजिकल मुनाफा आंका गया है, जो कि लागत से दुगना है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ ताम्रपर्णी और अरुवी नदियां आकर गिरती हैं और ये इलाका अपने मोतियों यानी पर्ल बैंक्स और पवित्र शंख के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। समुद्र तट से अब पहाड़ी वादियों और अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। J&K इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार J&K के कुल बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर उत्पादन में 50% हिस्सा सिर्फ सेब का है। सेब यानी मैलस प्यूमिला। ये खेती एक आम खेती जैसी नहीं है। इसके लिए खास परिस्थितियां चाहिए होती हैं। बिल्कुल। इसे विकसित होने के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई और 1000 से 1250 मिलीमीटर वर्षा चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन्ड दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल होनी चाहिए। और वो चिल आवर्स वाला फैक्टर भी तो है। हाँ, सेब को अपना साइकिल पूरा करने के लिए 500 से 1000 चिल आवर्स की जरूरत होती है, यानी जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यही वजह है कि J&K हिमाचल प्रदेश के अलावा अब उत्तराखंड, यूपी के पहाड़ी इलाकों, AP, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी इसकी खेती का विस्तार हो रहा है। सही कहा। तकनीक के साथ अब नए क्षेत्रों में भी सेब उगाए जा रहे हैं। अब विश्लेषण के तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा से जुड़ा है। साउथ कोरिया और जापान के बीच चल रहे टाकेशिमा द्वीप विवाद की चर्चा करते हैं। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और औपनिवेशिक इतिहास दोनों का एक गहरा मुद्दा है। ये द्वीप सी ऑफ जापान के बिल्कुल बीच में स्थित है, जिसे साउथ कोरिया में ढोकदो और जापान में टोकेशिमा कहा जाता है। और फ्रेंच वॉयलर्स ने इसे 1849 में लियोनकोर्ट रॉक्स नाम दिया था। वर्तमान में इस पर साउथ कोरिया का प्रशासन है, पर यहाँ सी ऑफ जापान के भौगोलिक तथ्य भी जरूरी हैं। जैसे कि वहाँ टाइड्स नहीं आते। हाँ, मेडिटेरेनियन सी की तरह यहाँ ज्वार या टाइड्स नहीं आते। सबसे गहरा बिंदु डोहोकु माउंट है, जो एक अंडर वाटर ज्वालामुखी है, और इसे त्सुशिमा, ततार जैसी जलसंधियां दूसरे निकायों से जोड़ती हैं। और व्लादिवोस्टॉक और निगाटा जैसे बंदरगाह भी इसी तट पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में रक्षा तकनीक की बात करें तो ईरान की IRGC नेवी ने सैयद 3G मिसाइल टेस्ट की है। ये एक नेवल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है, जमीन से मार करने वाले सैयद 3 का अपग्रेडेड वर्जन। UAVs को निशाना बना सकती है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? आइए आखिरी खंड पर आते हैं, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य। आंध्र प्रदेश के मंदिरों के आसपास पर्यटन विकास की नई योजनाएं,
प्रसाद स्कीम के तहत आई हैं। प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसे 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका सीधा अर्थ है कि 100% केंद्रीय फंडिंग होती है, राज्यों को पैसा नहीं देना पड़ता। तीर्थ और विरासत स्थलों का विकास इसका लक्ष्य है, जिसमें CSR और PPP के माध्यम से सहायता भी ली जाती है। आखिरी मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा है। नाटो ने ऑर्गन डोनेशन में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। नाटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और MHFW के अंतर्गत आती है। 2011 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी ना? सही। इसके 2 मुख्य विभाग हैं, नेटवर्क और बायोमटेरियल सेंटर। इनका काम पूरे देश में अंगदान का कोऑर्डिनेशन, डेटा रजिस्ट्री और जागरूकता फैलाना है। सच में इनकी प्रगति स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत सकारात्मक है। अगर आज के इस विश्लेषण को समेटा जाए तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। एक और हम आर्टिफिशियल रीफ्स के सहारे वान आइलैंड जैसे द्वीपों को बचा रहे हैं और दूसरी ओर नाटो जैसी तकनीक से मानव जीवन को नवजीवन दे रहे हैं। भूगोल, पर्यावरण और मानव प्रयास सच में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक क्षेत्र में प्रगति दूसरे को प्रभावित करती है। यहीं पर एक गहरा सवाल पैदा होता है जो हमारे सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। जहां एक तरफ हम NGT के जरिए एक नाले को वापस नदी सुआब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वॉन आइलैंड पर आर्टिफिशियल रीफ से प्रकृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो क्या भविष्य का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमने प्रकृति का कितना दोहन किया, बल्कि इस बात पर करेगा कि हमारी तकनीक प्रकृति को वापस जिंदा करने में कितनी सक्षम है। इस विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सभी छात्रों और सुनने वालों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 24 फैब 2026 के अगले भाग की जानकारी तुरंत मिल सके। सभी UPSC उम्मीदवारों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं। अगले भाग में जल्द मिलते हैं। नमस्कार।